हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 10th क्लास की हिस्ट्री SCERT बुक से पढ़ रहे थे और इसका 6 चैप्टर तक कंप्लीट हो चुका है। 7वां चैप्टर पढ़ रहे थे, व्यापार और भूमंडलीकरण। इसका भी पार्ट 1 हो चुका है, आज पार्ट 2 देखना था। इसमें तो हम लोग लाभ हानि तक देख चुके थे। अब यहाँ पर देखना था 2 महायुद्धों के दरमियान व्यापार और अर्थव्यवस्था, ये हम लोगों को देखना था। प्रथम महायुद्ध ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल तबाह कर दिया। तो हम लोग विश्व युद्ध को देख रहे हैं कि विश्व युद्ध के दौरान व्यापार किस तरीके का था। तत्कालीन विश्व अर्थतंत्र को नियंत्रित और संचालित करने वाला देश ब्रिटेन और उसके सभी आर्थिक केंद्र बिल्कुल नष्ट हो गए थे। अब देखिए, ब्रिटेन, रूस, इस तरह का जो देश था, जर्मनी, इस तरह का जो देश था, फ्रांस, ये सब देश लड़ाई में लगे हुए थे, वर्ल्ड वार में लगे हुए थे। तो इस तरह का देश में ही औद्योगिकरण हो रहा है, अर्थतंत्र यही लोग चला रहे हैं और ये लोग ही युद्ध में लगे हुए हैं। तो पूरा आर्थिक केंद्र जो था बिल्कुल नष्ट हो गया था। यूरोप के अन्य महत्वपूर्ण अर्थतंत्र और अन्य कौन था? जर्मनी, फ्रांस, इटली इत्यादि भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। तो जर्मनी तो खुद ही लड़ाई में था, खुद ही वॉर में था। तो जर्मनी, फ्रांस, इटली, यह सब लोग बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ। इसके ठीक विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका और औपनिवेशिक देशों के अर्थतंत्र का काफ़ी विकास हुआ और फैलाव हुआ। जैसे भारत में इस समय कपड़ा, जूट, खनन आदि क्षेत्रों का विकास भारतीय उद्योगपतियों के प्रयास से हुआ। टाटा, बिरला, गोदरेज, जमनालाल बजाज इत्यादि इसी विकास की उपज है। तो अब देखिए, जो देश युद्ध में लगा हुआ था, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सब तो एकदम तबाह हो गए। लेकिन जो अमेरिका था, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि लड़ाई में आपको पता है कि बहुत लास्ट में आया था, पर बहुत लास्ट में आया था, वो शुरू से नहीं था। तो उस तरह का जो देश था, या औपनिवेशिक देश जो थे, जो युद्ध में डायरेक्टली नहीं लगे हुए थे, तो उनका अर्थतंत्र जो है वो काफ़ी विकसित हुआ, काफ़ी फैला। जैसे भारत का ही अगर हम बात करें तो उसी समय में कपड़ा, जूट, खनन आदि क्षेत्रों का विकास हुआ था। ठीक है, भारतीय उद्योगपतियों के प्रयास से हुआ। टाटा, बिरला, गोदरेज, जमनालाल बजाज, इस तरह के लोगों को जो आप अभी सुनते हैं, इन लोगों का नाम, या उसी समय इनका विकास हुआ था। अब यहाँ पर देख लेते हैं आर्थिक मंदी क्या है। बॉक्स में दिया हुआ है आर्थिक मंदी। अर्थतंत्र में आने वाली वैसी स्थिति जब उसके तीनों आधार, कृषि, उद्योग और व्यापार का विकास अवरुद्ध हो जाए, लाखों लोग बेरोजगार हो जाए, बैंकों और कंपनियों का दिवाला निकल जाए और वस्तु और मुद्रा दोनों की बाजार में कोई कीमत ना रहे। तो आर्थिक मंदी किसको कहते हैं? जब अर्थव्यवस्था का 3 आधार है, कृषि, उद्योग और व्यापार, यह तीनों अवरुद्ध हो जाए, तीनों ही बर्बाद हो जाए, लाखों लोग बेरोजगार हो जाए, बैंक, कंपनी, इन सब का एकदम दिवालिया हो जाए, ये सब। तो इस स्थिति को आर्थिक मंदी कहते हैं। अब नीचे पैराग्राफ में देखते हैं, प्रथम महायुद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने का गंभीर प्रयास किया गया। चूँकि उस समय एकमात्र देश वही था जो यूरोप को पुनर्निर्मित कर सकता था। उसके प्रयासों से 1920 से 1927 तक यूरोप और अमेरिका में आर्थिक प्रगति काफ़ी हुई। तो यूरोप तो खराब स्थिति, खस्ता हालत में था ही, तो उसको फिर से खड़ा करने का प्रयास किसने किया? संयुक्त राज्य अमेरिका ने, क्योंकि उसी में उस समय इतना क्षमता था कि उसको खड़ा कर सके फिर से। तो 1920 से लेकर 27 तक यूरोप और अमेरिका में आर्थिक प्रगति काफ़ी ज़्यादा हुआ। वहाँ नवीन तकनीक की उन्नति के आधार पर नए उद्योगों का विस्तार काफ़ी हुआ। अमेरिका के अपने प्रगति से उसके कंपनियों को काफ़ी लाभ हुआ और खुद उसकी सरकार को भी, जिसे वह यूरोपीय देशों को कर देने में लगाया। तो उसको जो भी विकास हुआ, जितना भी आर्थिक संपन्नता उसके पास आई, वहाँ के सरकार को, संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार को, वह सारा पूंजी कहाँ पर इन्वेस्ट किया? यूरोप के देशों में इन्वेस्ट किया। अमेरिका में तीनों क्षेत्र, कृषि, आवास और निर्माण, मोटर कार उद्योग में काफ़ी प्रगति हुई।
परंतु यह स्थिति लंबे समय तक नहीं चला। 1929 ईस्वी तक आते आते दुनिया एक ऐसी आर्थिक संकट में घिर गया जिसका उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। तो 1929 का आर्थिक मंदी तो आप लोगों को पता ही होगा। पूरे टेंथ क्लास को हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत बार यह बात आ चुका है कि 1929 में आर्थिक मंदी, आर्थिक संकट आया था। अब आर्थिक मंदी के क्या क्या कारण थे जो 1929 में आए थे, उसका कारण हम लोग देख लेते हैं। 1929 के आर्थिक मंदी का बुनियादी कारण स्वयं इस अर्थव्यवस्था के स्वरूप में ही समाहित है। प्रथम महायुद्ध के 4 वर्षों में यूरोप को छोड़कर बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का विस्तार होता चला गया, उसके मुनाफे बढ़ते चले गए। दूसरी तरफ अधिकांश लोग गरीब और अभाव में पिसते रहे। नवीन तकनीकी प्रगति तथा बढ़ते हुए मुनाफे के कारण उत्पादन में जो भारी वृद्धि हुई, उससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जो कुछ उत्पादित किया जाता था उसे खरीद सकने वाले लोग बहुत कम थे। अब देखिए, उत्पादन तो बहुत हो रहा था, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है 1929 की आर्थिक मंदी का बुनियादी कारण स्वयं इस अर्थव्यवस्था का स्वरूप में ही समाहित था। प्रथम महायुद्ध में 4 वर्षों में यूरोप को छोड़कर बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का विस्तार होता गया। यानी कि यूरोप में यह सब चीज़ नहीं हो रहा था, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था, लेकिन बाकी जगहों पर बाजार आधारित अर्थव्यवस्था, यानी बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का मतलब है जो बाजार की मांग है उससे रिलेटेड चीज़ों को बनाना, वही चीज़ उत्पादन करना जो बाज़ार की मांग है। उनके मुनाफे बढ़ते चले गए। दूसरी तरफ अधिकांश लोग गरीबी और अभाव में पिसते रहे। तो ऐसी चीज़ों का डिमांड बढ़ा, ऐसी चीज़ों का वो उत्पादन कर रहे थे जो बाज़ार में मांग था, लेकिन जो ज़्यादातर लोग थे वह गरीबी और अभाव में पिस रहे थे। नवीन तकनीकी प्रगति तथा बढ़ते हुए मुनाफे के कारण उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जो उत्पादित किया जाता था उसे खरीद सकने वाले लोग बहुत कम हो गए। तो एक तरफ तो आप बाजार आधारित चीज़ों को बना रहे हैं, जो भी चीज़ बाज़ार में डिमांड हो रहा है वह आप बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन अधिकांश लोग गरीब हो गए। मतलब कि बाज़ार जो मांग रही है, इसका मतलब कि युद्ध के दौरान जिन जिन चीज़ों का मांग हो रहा है वह चीज़ तो आप बना रहे हैं और लगातार बनाते ही चले गए। युद्ध खत्म होने के बाद भी आप बनाते चले गए जो भी, लेकिन लोग गरीब हो रहे हैं, लोग गरीबी और अभाव में पिसते जा रहे हैं। तो नवीन तकनीक की प्रगति और बढ़ते मुनाफे के कारण उत्पादन में जो मतलब उत्पादन बहुत ज़्यादा हो गया। तकनीक की प्रगति के कारण, मतलब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तो बहुत ज़्यादा मतलब उपभोग की वस्तु बनाने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत था, तो उस समय नए तकनीक को बनाया गया और उस नई तकनीक, नई मशीनों से बहुत ज़्यादा उत्पादन होने लगा और बहुत उत्पादन किया गया, लेकिन उस उत्पाद को खरीद सकने वाला कोई नहीं था, क्योंकि सब लोग गरीब हैं, अभाव में पिस रहे हैं, तो वह खरीद सकने में सक्षम नहीं थे। इसलिए यह आर्थिक मंदी के कारण मतलब आर्थिक मंदी का यह एक कारण रहा। अब नया शब्द एक है, हम लोग ऊपर भी कुछ शायद छोड़ दिए थे, हाँ एक बॉक्स में देखिए नया शब्द, शेयर बाजार। वैसा स्थान जहां व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियों के बाजार मूल्य का निर्धारण होता है। तो शेयर बाजार किसको कहते हैं? वैसा स्थान जहां कोई भी व्यापारिक कंपनी या औद्योगिक कंपनी का क्या मूल्य है, बाजार मूल्य क्या निर्धारित, मतलब बाजार मूल्य निर्धारित किया जाता है। देखते हैं सट्टेबाजी। सट्टेबाजी क्या है? कंपनियों में पूंजी लगाकर उसका हिस्सा खरीदना ताकि उसका मूल्य बढ़े और पुनः उसे बेच देना। मतलब सट्टेबाजी में क्या होता है कि जब कंपनी का दाम गिरा हुआ है तो आप उस कंपनी का कुछ शेयर खरीद लिए और उसके बाद जब वह फिर से उसका दाम बढ़ गया तो फिर बेच दिया और इससे आपको मुनाफा हो गया, तो इसको सट्टेबाजी कहते हैं। जो आजकल शेयर मार्केट में लोग किया करते हैं वो सब आप लोग समझते होंगे। कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी। कृषि क्षेत्र में यह अति उत्पादन प्रथम महायुद्ध के बाद भी बना रहा, लेकिन उसे खरीद सकने वाले लोग बहुत कम थे। अब देखिए जिस तरह उत्पादन के क्षेत्र में लोगों का डिमांड प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बहुत ज़्यादा था, डिमांड बहुत ज़्यादा था उस टाइम, और डिमांड बहुत ज़्यादा होने के कारण ऐसी तकनीकें, ऐसी मशीनों को बनाया गया जिससे कि उत्पादन जल्दी हो सके। तो उत्पादन बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन उसको खरीद सकने वाला कोई नहीं था। उसी तरह कृषि में भी वही काम हुआ। लोगों को लगा कि अभी तो मतलब कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, लोग बना रहे हैं, और वह विश्व युद्ध ख़त्म होने के बाद भी बहुत ज़्यादा बनाते रह गए।
और ऐसी स्थिति बनी रही कि महायुद्ध खत्म होने के बाद भी अब वह उत्पादन में लगे रहे, बहुत ज़्यादा कृषि उत्पाद बढ़ता गया, लेकिन उसको खरीद सकने वाला बहुत कम लोग था। इनसे उन कृषि उत्पादों की कीमतें गिरी। अब बहुत ज़्यादा कृषि उत्पाद है, मान लीजिए चावल ही है, तो बहुत ज़्यादा उत्पाद है तो उसका कीमत गिर ही जाएगा, कम रहने पर दाम ज़्यादा रहेगा, और अगर बहुत ज़्यादा है तो उसका दाम गिर जाएगा। गिरती कीमतों से किसानों की आय घटी। अब इससे क्या होगा, किसानों का आय घटने लगा। अतः इस स्थिति से निकलने के लिए उन्होंने उत्पाद को और बढ़िया ताकि और बढ़ाया। अच्छा, इस स्थिति से निकलने के लिए उन्होंने उत्पाद को और बढ़ाया ताकि कम कीमत पर ज़्यादा माल बेचकर अपना आय स्तर बनाया रखा जा सके। अब देखिए, कीमत कम मिल रहा था, जैसे चावल उत्पादन हो रहा है तो मान लीजिए कि पहले 20 रुपये किलो मिल रहा था, लेकिन अब 10 रुपये किलो मिलने लगा। मतलब मान लेते हैं कि पहले 20 रुपये केजी बिक रहा था और अब 10 रुपये केजी बिक रहा है, तो किसान क्या कर रहा है कि और ज़्यादा उत्पादन कर रहा है, क्योंकि उसका आय घट गया। वह सोच रहा है कि और ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो हमको पैसा और ज़्यादा मिलेगा और हमारा जो आय है वह कम नहीं होगा, जितना हम पहले कमाते थे उतना ही कमाते रहेंगे। इस चक्कर में उन्होंने और भी ज़्यादा उत्पादन किया जिससे और माल ज़्यादा बढ़ गया और उसका दाम घटते गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा, मान लीजिए बहुत ज़्यादा चावल आ गया आपके पास, मतलब बाज़ार में बहुत ज़्यादा चावल आ गया, कोई लेने वाला ही नहीं है, तो और उसका जो है दाम और ज़्यादा कम हो जाएगा, 10 से और कम है, 8 रुपये हो गया। बढ़ाया ताकि कीमत पर ज़्यादा, यही बोल रहा है कि और ज़्यादा उत्पादन को बढ़ाया ताकि कम कीमत पर ज़्यादा माल बेचकर अपना आय स्तर बनाया जा सके। इसने बाज़ारों में कृषि उत्पादों की आमद और बढ़ा दी तथा कीमतें और नीचे चली गई। वही काम हुआ कि पहले 20 रुपये केजी मिल रहा था, फिर 10 रुपये केजी मिलने लगा, तो किसान सोचे कि और ज़्यादा हम उत्पादन करते हैं, मेरा आय तो कम हो गया है, तो और ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो आय बराबर हो जाएगा। मतलब पहले 20 रुपये कमा रहे थे, फिर उतना ही और ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो 20 रुपये हम कमा लेंगे। लेकिन ज़्यादा उत्पादन हो जाने के कारण दाम और कम हो गया, क्योंकि बाज़ार में चावल बहुत ज़्यादा हो गया और ख़रीदने वाला बहुत कम है। तो जब खरीदने वाला कम हो और चीज़ बहुत ज़्यादा हो तो उसका दाम ऑलरेडी कम हो जाता है, तो और कम हो गया उसका। मतलब 10 रुपये दाम था, मान लीजिए कि अब 8 रुपये या 7 रुपये हो गया। आगे देखते हैं। इसने बाज़ारों में कृषि उत्पादों की आमद और बढ़ा दी और कीमतें और नीचे चली गई। कृषि उत्पाद पड़ी सड़ने लगी। अब कृषि उत्पाद धीरे धीरे इतना ज़्यादा हो गया था कि पड़े सड़ने लगा। इस स्थिति का आकलन करते हुए आधुनिक अर्थशास्त्री कार्डलिफ ने अपनी पुस्तक द कॉमर्स ऑफ नेशन में लिखा है कि विश्व के सभी भागों में कृषि उत्पादन एवं खाद्यान्नों की मूल्य में विकृति 1929 से 32 के आर्थिक संकटों का प्रमुख कारण था। यानी कि इतना ज़्यादा जो मूल्य में कमी आया, जो भी खाद्यान्न है उसके मूल्य में इतना कमी आया, यह आर्थिक संकट का एक प्रमुख कारण है। यह किसने कहा था? अर्थशास्त्री कार्डलिफ ने अपनी पुस्तक द कॉमर्स ऑफ नेशन, इसको याद रखिएगा, कार्डलिफ ने कहा था। कार्डलिफ के पुस्तक का नाम क्या है? द कॉमर्स ऑफ नेशन। तो यह कहानी पढ़ते पढ़ते आपको यह फैक्ट भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फैक्ट से ही क्वेश्चन बनता है। कहानी हम लोग समझने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो बनता है वह इन्हीं सब फैक्ट से बनता है। 1920 के दशक में 1910 तक के मध्य में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी युद्ध से तबाह हो चुके अर्थव्यवस्था को नए सिरे से विकसित करने का प्रयास किया। ठीक है, 1920 के दशक के मध्य में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्ज लेकर अपने युद्ध से तबाह हो चुके अर्थव्यवस्था को नए सिरे से विकसित करने का प्रयास किया। तो आपने देखा, अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़े थे कि सारे जो यूरोप के जितने भी देश थे वह सब तो युद्ध में फंसे हुए थे, तो वहाँ उत्पादन या वहाँ कुछ हो नहीं रहा था। अमेरिका और जितने भी औपनिवेशिक देश थे उन लोगों ने अपना अर्थतंत्र का खूब अच्छे से विकास किया। तो अमेरिका जो था, अमेरिका खूब अच्छे से विकास किया था, अपने अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा बना लिया था। अब वह उसके पास जो पूंजी था उसी से पूंजी लेकर, कर्ज लेकर, अमेरिका से कर्ज लेकर जो यूरोप का जितना भी अर्थव्यवस्था में कमी आया था, तबाह हो चुके थे, उसको फिर से विकसित किया। जब स्थिति अच्छी थी तब तक अमेरिकी पूंजीपतियों ने यूरोप को कर्ज दिए, लेकिन अमेरिका के घरेलू स्थिति में संकट के कुछ संकेत मिलने के साथ ही वे लोग
कर्ज वापस मांगने लगे। अब हुआ क्या कि वह कर्ज तो खूब दिया, 1920 से लेके 1927-28 तक मान लीजिए कि खूब कर्ज दिया, लेकिन जब उसको लगा कि आर्थिक मंदी आने वाला है, उसको समझ में आने लगा कि यहाँ मेरे घर का ही स्थिति खराब होने वाला है, तो वह क्या किया, जिसको कर्ज दिया था वापस मांगने लग गया। इससे यूरोप के सभी देशों के समक्ष गहरा संकट आ खड़ा हुआ। अब सभी देशों से वह कर्ज मांगना शुरू कर दिया, तो वहाँ पर उन लोगों के पास एक गहरा संकट आ खड़ा हुआ। इस परिस्थिति में यूरोप के कई बैंक डूब गए। इस परिस्थिति में क्या हुआ, बैंक डूब गया। महत्वपूर्ण देशों की मुद्रा मूल्य गिर गई। इसमें और बड़ा संकट तब आ गया जब यूरोप अपने आप को यांत्रिक उत्पादन पर निर्भर कर लिया। प्रथम महायुद्ध के बाद इस क्षेत्र में यूरोप का एकाधिपत्य समाप्त हो गया। कनाडा, रूस और औपनिवेशिक देश से उसकी कड़ी चुनौती मिली। अब क्या हुआ कि प्रथम महायुद्ध के बाद, पहले तो क्या होता था कि ब्रिटेन और यूरोप के जो जितने भी देश हैं उन लोगों का अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छा था और उनसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई थी कि उनका गिरावट आ गया था उनके अर्थव्यवस्था में, और थोड़ा बहुत अगर वह कर्ज लेके बढ़ाया भी तो अब उससे चैलेंज करने वाले बहुत सारे लोग थे, जैसे कि कनाडा, रूस और जितने भी औपनिवेशिक देश, मान लीजिए भारत और मतलब जितने भी अफ्रीका के भी कुछ देश या और भी जो भी देश उन्होंने उपनिवेश बनाया था, वो सब भी मतलब कि उनको उनसे भी एक कड़ी चुनौती मिलने लगी। ठीक है, रूस और कनाडा ने सस्ते अनाज को उत्पादित किया, जिसके कारण कृषि आधारित यूरोपीय देश तबाह हो गए। अब रूस और कनाडा जो था वह एकदम इतने सस्ता अनाज उत्पादित करने लगा, जिसके कारण जितना भी यूरोप का देश था, जिनका उत्पादन मतलब जिनका अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित था, कृषि आधारित उत्पाद पर आधारित था, वह देश तबाह हो गए। अमेरिका में संकट के लक्षण प्रकट होते ही उसने कुछ संरक्षणात्मक उपाय करने आरंभ किए। अब देखिए, अमेरिका में जब संकट उत्पन्न मतलब संकट का लक्षण उसको दिखने लगा था, तो वह संरक्षण के लिए कुछ उपाय करना शुरू कर दिया था। क्या शुरू कर दिया था? आयातित वस्तुओं पर उसने 2 गुना सीमा शुल्क लगा दिया, साथ ही आयात की मात्रा को भी सीमित कर दिया। अब वह क्या क्या काम करना शुरू किया जब उसको लगा कि आर्थिक संकट घेरने वाला है और उसको लक्षण उसका दिख रहा है, तो सबसे पहले जो बाहर से उसके देश में सामान आ रहा था, जो भी आयात हो रहा था, उस पर उसने सीमा शुल्क लगा दिया। और मतलब कि अब जो आएगा सामान वह ज़्यादा दाम पर बिकेगा, मतलब अगर सीमा शुल्क लगा देंगे तो ज़्यादा दाम पर बिकेगा। साथ ही जो आसपास का जितना भी मतलब जहाँ से उसको बाहर से जो सामान आता था उस पर उसने थोड़ा सीमित कर दिया, आयात की मात्रा को उसने सीमित कर दिया कि बाहर से कोई सामान नहीं आएगा, मतलब थोड़ा सीमित कर दिया, पूरी तरह ख़त्म नहीं किया, ताकि हमारे देश का जो मतलब उत्पाद है वह बिक सके। संकट का धीरे धीरे अन्य देशों में प्रकट होने के साथ ही सभी राज्य यह प्रयास करने लगे कि अपनी आवश्यकता से अधिकांश वस्तुएं स्वयं के द्वारा ही उत्पादित कर लिया जाए। तो अब देखिए, अमेरिका को तो पहले ही पता चल गया था, इसलिए उसने क्या किया, पहले से ही संरक्षण वाला कुछ ना कुछ काम मतलब कुछ ना कुछ उपाय ढूंढ लिया। लेकिन बाकी लोगों को धीरे धीरे पता चला, और जब धीरे धीरे सब लोगों को पता चला तो उन लोगों ने भी इसी तरह का प्रयास करना शुरू किया। इस संकुचित आर्थिक राष्ट्रवाद ने विश्व व्यापार के बाजार आधारित व्यवस्था की कमर तोड़ दी। अब इससे क्या हुआ, इससे अर्थव्यवस्था में संकुचन आया। सब अपने अपने देश में ही सब कुछ बना रहा है और जितना उसको ज़रूरत है वह अपने ही बना रहा है, तो इससे अर्थव्यवस्था में थोड़ा संकुचन आया। आर्थिक मंदी में अमेरिका के बाजारों में शुरू हुआ सट्टेबाजी की प्रवृत्ति भी निर्णायक रहा। प्रथम महायुद्ध के पश्चात अमेरिका की आर्थिक समृद्धि में काफ़ी वृद्धि हुई, जिससे वहां के पूंजीपति अपने आर्थिक पूंजी को सट्टे में लगाने के लिए आकर्षित हुए। अब देखिए, वहां पर अमेरिका में क्या हुआ कि अमेरिका में जब विश्व युद्ध के दौरान उनका विकास हुआ, यानी कि उनका मतलब पूंजी बढ़ा, अमेरिका में आर्थिक रूप से लोग संपन्न हुए, उनकी पूंजी बढ़ी, तो वह पूंजी को कहाँ लगाएंगे, कहीं ना कहीं तो लगाएंगे, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो वह कहाँ पर लगाएं, सट्टा में लगाने लगे, सट्टे लगाने की तरफ आकर्षित हुए। अभी आपके पास ही अगर ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो वह कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट कीजिएगा, शेयर मार्केट में लगाइएगा। आरंभ में काफ़ी लाभ हुआ और शुरू में उन लोगों को लाभ भी बहुत हुआ।
या सट्टा है। आप देखिए कि भाई शुरू में तो लाभ होता है, फिर अचानक से कभी बहुत, मतलब यह एक तरह से कहें तो जुआ है। यह आर्थिक समृद्धि की चरम अवस्था थी। जब उन लोगों को काफ़ी लाभ हो रहा था, यह आर्थिक समृद्धि की चरम अवस्था थी। इसके बाद ही वास्तविक संकट उत्पन्न हुआ, जो प्रसिद्ध शेयर बाजार न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से उभर कर सामने आया। अब उसके बाद क्या हुआ, शुरू में तो लाभ खूब हुआ, लेकिन जब आर्थिक मंदी आना शुरू हुआ तो उस समय सबका मतलब की हालत ख़राब हो गया। जो कि यह देखने के लिए, शेयर बाज़ार में देखने के लिए, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में देखने के लिए सामने उभर कर आया कि हालत ख़राब हुआ उन लोगों का भी आर्थिक मंदी से। आगे देखते हैं आर्थिक मंदी का क्या क्या प्रभाव रहा। आर्थिक मंदी के प्रभाव। इस मंदी का सबसे बुरा असर अमेरिका को ही झेलना पड़ा। मंदी के कारण बैंकों ने लोगों को कर्ज देना बंद कर दिया और दिए हुए कर्ज की वसूली तेजी से कर दी। किसान अपनी उपज को नहीं बेच पाने के कारण बर्बाद हो गए। कर्ज की कमी से कारोबार ठप पड़ गया। इससे बैंकों का कर्ज वापस नहीं चुका पाए। बैंकों ने लोगों के सामानों, मकान, कार, जरूरी चीज़ों को कुर्क कर लिया। लोग सड़क पर आ गए। कारोबार के ठप पड़ने से बेरोजगारी बढ़ी। कर्ज की वसूली नहीं होने से बैंक बर्बाद हो गए एवं कंपनियां बंद हो गई। 1933 तक 4,000 से ज़्यादा बैंक बंद हो चुके थे और लगभग 11,000 कंपनियां चौपट हो गई थी। तो देखिए जो ज़्यादा विकास करता है उसका हालत भी ख़राब होता है। जब मतलब परिस्थिति ख़राब आने पे उसका हालत भी ख़राब हुआ। जैसे कि विश्व युद्ध के दौरान वह सबसे ज़्यादा विकास किया था तो अभी आर्थिक मंदी के दौरान सबसे ख़राब हालत भी उसी का रहा। इस मंदी का सबसे बुरा असर अमेरिका को ही झेलना पड़ा। मंदी के कारण क्या हुआ, जितने भी बैंक थे वह जिसको कर्ज दे के रखा था सबसे कर्ज मतलब बहुत तेज़ी से कर्ज वसूली करने लग गया। किसान अपनी उपज नहीं बेच पाने के कारण बर्बाद हो गए। कर्ज की कमी से कारोबार ठप पड़ गया। मतलब कि अब उन लोगों को कर्ज मिल भी नहीं रहा था, बैंकों से कर्ज नहीं मिल पा रहा था, जिससे कारोबार ठप पड़ गया। इससे बैंकों का कर्ज वापस नहीं चुका पाए। अब कारोबार ठप पड़ गया तो वह कर्ज दे भी नहीं पाएगा। मतलब कर्ज जो लिया हुआ है, पहले का लिया हुआ, वह भी नहीं चुका पाएगा। बैंकों ने लोगों के सामानों को, अब बैंक क्या करती है, जब आप कर्ज चुका नहीं पाते हैं तो आपका जितना भी मकान है, कार है या ज़रूरी चीज़ें हैं उसको कुर्क कर लिया, यानी कि उसको जब्त कर लिया और लोग सड़क पर आ गए। कारोबार के ठप पड़ने पर बेरोजगारी बढ़ी, क्योंकि मान लीजिए उद्योगों में, इंडस्ट्री में कोई काम ही नहीं हो रहा है तो बाकी लोगों को क्या करेंगे रख के, जो भी मजदूर हैं उनको घर भेजना पड़ेगा, उत्पादन ही नहीं करना है तो इससे बेरोजगारी बढ़ी। कर्ज की वसूली नहीं हो सकने के कारण बैंक बर्बाद हो गए। कर्ज मांगा तो सही लेकिन मतलब किसी ने दिया ही नहीं, तो कर्ज वसूली नहीं होने के कारण बैंक बर्बाद हो गए, कंपनियां बंद हो गई। 1933 तक 4,000 से ज़्यादा बैंक बंद हो चुके थे और लगभग 11,000 कंपनियां चौपट हो गई थी। तो यह हालत था। अब देखते हैं नया शब्द इसमें क्या है, संरक्षणवाद। अपने वस्तुओं को विदेशी वस्तुओं के आमद से होने वाले नुकसान से उसे बेचने के लिए विदेशी वस्तु पर ऊंची आयात शुल्क लगाना। अब देखिए संरक्षणवाद का मतलब क्या होता है, अपने वस्तुओं को विदेशी वस्तुओं के आमद से होने वाले नुकसान से उसे बचाने के लिए विदेशी वस्तुओं पर ऊंची आयात शुल्क लगाना। मान लीजिए कि भारत में कोई चीज़ बन रहा है, मान लेते हैं कि कोई फ़ोन बन रहा है, ठीक है, और वही फ़ोन उसी तरह का फ़ोन बाहर से भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन कम दाम पे आ रहा है या उतना ही दाम पे आ रहा है। तो क्या होगा कि यहाँ पर थोड़ा तो भारत का प्रोडक्ट बिकेगा और थोड़ा बाहर का प्रोडक्ट बिकेगा, दोनों कंपटीशन में रहेंगे। लेकिन अगर बाहर से कोई सामान आ रहा है और हम चाहते हैं कि मेरे ही देश का सामान केवल बिके, तो हम बाहर से आने वाले सामान को क्या करेंगे, उसका दाम अगर बढ़ा दें, और बढ़ाने का तरीका क्या है, उस पर आयात शुल्क लगा देना, यानी कि उसका दाम बढ़ाने के लिए उस पर आयात शुल्क लगा दिए। तो अब वह जब भी वह प्रोडक्ट अपने देश में आएगा तो वह दाम बढ़े हुए मूल्य पे आएगा और उसको कोई नहीं खरीदेगा। उसकी जगह पर कौन क्या खरीदेगा, भारतीय मोबाइल को खरीदेगा, क्योंकि वह कम दाम पे मिल रहा है। और जनता को चाहिए क्या,
कोई भी चीज़ अगर कम दाम पे मिल रहा है तो वही लेंगे, चाहे वो बाहर का हो या घर का हो। तो इसी को कहते हैं संरक्षणवाद। तो अमेरिका या बाकी देशों ने इस 1929 की जो आर्थिक मंदी रही उसमें यही काम करने का कोशिश किया। आगे देखते हैं, अन्य देशों पर होने वाले आर्थिक प्रभावों में जर्मनी और ब्रिटेन इस आर्थिक मंदी से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। तो अमेरिका के बाद कौन था जो आर्थिक प्रभावों से मतलब इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ? जर्मनी और ब्रिटेन। फ्रांस अपने आप को इस मंदी से इसलिए बचा पाया क्योंकि उसे जर्मनी से काफ़ी मात्रा में युद्ध हर्जाना की राशि प्राप्त हुई। तो जर्मनी से उसको, आपको पता है कि पेरिस का संधि हुआ था, जिसको पेरिस का शांति संधि हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। तो वारसाई का संधि या जो भी पेरिस का शांति संधि, वारसाई का संधि, जो भी इस तरह का संधि हुआ था, ये हम लोग 9th क्लास में पढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या क्या हुआ। तो युद्ध के हर्जाने के समय उसमें क्या हो रहा था कि युद्ध का हर्जाना देना पड़ता था। तो उस हर्जाने में जो था जर्मनी से उसको फ्रांस को बहुत ज़्यादा राशि प्राप्त हुआ था, इसलिए वह इससे बच पाया, इस मंदी से वह बच पाया। जर्मनी की स्थिति सबसे खराब रही। जर्मनी की स्थिति सबसे खराब क्यों रही? क्योंकि उसको एक तो उसका उद्योग समाप्त हो गया, मतलब कि मंदी के कारण या लड़ाई करने के कारण, युद्ध के कारण उसका हालत ख़राब रहा हुआ, तो एक बात है। दूसरा, उसको बहुत ज़्यादा हर्जाना देना पड़ा था। युद्ध हर्जाना चुकाने के कारण प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद ही आर्थिक विकास के काल में भी उसकी स्थिति नहीं बदली। तो मतलब कि वह जो बीच का थोड़ा टाइम रहा था, जैसे 1920 से लेकर 1927-28 तक का जो स्थिति था, टाइम था, उस टाइम यूरोप के बाकी देश अपनी आर्थिक स्थिति सुधार रहे थे, लेकिन उस समय जर्मनी की स्थिति उस समय भी खराब ही रही, क्योंकि उसको युद्ध का हर्जाना ही इतना ज़्यादा चुकाना पड़ रहा था कि उसका स्थिति उस समय भी बहुत ही खराब रहा। 1922 और 1923 या 2 वर्ष सबसे खराब रहा। उसके मुद्रा मार्क का इन वर्षों में काफ़ी अवमूल्यन हो गया, यानी कि मुद्रा उसका इतना बहुत ज़्यादा गिर गया था। 1924 के बाद उसकी स्थिति में कुछ परिवर्तन हुआ। इस वर्ष से संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा उसे भारी मात्रा में ऋण प्राप्त हुआ। अब 1924 में उसके साथ अच्छा हुआ थोड़ा, क्योंकि उसको अमेरिका से भारी ऋण प्राप्त हो गया था। इससे उसकी स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ, परंतु 1929 की महामंदी ने उसे पुनः 1919 के वर्ष में पहुंचा दिया। लगभग 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए, संपूर्ण देश अराजकता में डूब गई। इसी का लाभ उठाकर हिटलर अपने आप को सत्तासीन किया। तो 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए, मतलब जर्मनी का हालत बहुत ही ख़राब हो गया था, क्योंकि उसको युद्ध का हर्जाना बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा था। और इसी समय का लाभ उठाकर जो था हिटलर अपने आप को सत्तासीन किया। हिटलर ने यह सबको विश्वास दिलाया कि हम ये जो हालत है हमारे देश का, ये हम ठीक करेंगे। तो यह जो क्या बोलते हैं प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध है, इसके बारे में हम लोग 9th क्लास में पढ़ते हैं, तो अभी हम लोग इस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे। 1929 के बाद ब्रिटेन के उत्पादन, निर्यात, रोजगार, आयात तथा जीवन निर्वाह स्तर, इन सब में तेज़ी से गिरावट आई। सब चीज़ों में बहुत खराब हालत चल रहा था, हर चीज़ को ले लीजिए। लगभग 35 लाख लोग बेरोजगार हो गए। इस महामंदी से निकलने के लिए बाजार अर्थव्यवस्था के प्रतिकूल संरक्षणवाद जैसे कठोर आर्थिक उपाय किए गए, जिससे विश्व व्यापार काफ़ी प्रभावित हुआ। तो संरक्षणवाद आप जान ही रहे हैं कि बाहर का जो भी प्रोडक्ट आएगा उसमें सीमा शुल्क अधिक बढ़ा देंगे। तो इससे क्या हुआ कि विश्व व्यापार काफ़ी प्रभावित हुआ। अगर हम इस महामंदी का भारत पर पड़ने वाले प्रभावों को देखें तो यह स्पष्ट होता है कि 20वीं सदी की शुरुआत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी एकीकृत हो चुकी थी। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया। देख सकते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था मतलब बहुत एकीकृत हो गया था। कहने का मतलब है कि बहुत आसानी से एक जगह से दूसरे जगह हमारे यहाँ का माल जो है, उत्पाद जो है, दूसरे जगह पे बेचा जा रहा है, दूसरे जगह का उत्पाद जो है हमारे यहाँ आ रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा एकदम मतलब नॉर्मल हो गया था। लेकिन महामंदी से भारतीय व्यापार को
फ़ौरन प्रभावित किया। 1928 से 34 के बीच देश का आयात निर्यात घटकर लगभग आधी रह गई थी। कृषि उत्पादों की कीमत यहाँ काफ़ी गिर गई थी, जिसका उदाहरण 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई थी। अब सोचिए कि कितना मतलब ख़राब हालत हो गया था। शहरी लोगों की अपेक्षा गेहूं की कीमत 50% गिर गई थी। तो यह जो अभी हम एग्जाम्पल ले रहे थे चावल का कि 20 रुपये दाम था, फिर 10 रुपये हो गया, तो यह हम गलत अनुमान नहीं किए थे। तो यह 50% तक गिर गया था। शहरी लोगों की अपेक्षा गांव के लोग इस मंदी से ज़्यादा प्रभावित हुए। कृषि दाम में कमी के बावजूद अंग्रेजी सरकार लगान की दर कम करने को तैयार नहीं थी। लगान का दर वह कम करने को तैयार नहीं थी। ब्रिटेन में वह चाहती थी कि ब्रिटेन को बेहतर स्थिति में बनाए रखने के लिए वह उसको लगान ज़्यादा चाहिए था। तो एक तो कृषि उत्पाद का दाम कम हो गया, ऊपर से लगान उतना ही देना पड़ रहा है। तो इसके कारण शहरी स्थिति से ज़्यादा ग्रामीण स्थिति ज़्यादा प्रभावित रही, जिससे किसानों में असंतोष की भावना बढ़ी। नकदी फसलों को उपजाने वाले किसानों पर इसका प्रभाव विनाशकारी हुआ, क्योंकि उनका उत्पादन खर्च बहुत ज़्यादा होता था और उस अनुपात में फ़ायदा नहीं मिलने पर वे महाजनों के कर्ज में डूबते चले गए, क्योंकि उस उत्पाद को मतलब नकदी फसल जो है उसको उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है और उसका मांग ही नहीं हो रहा था, डिमांड ही नहीं, कोई ले ही नहीं रहा था। तो इससे वह महाजनों के कर्ज में डूबते चले गए। इन्हीं सालों में पहली बार भारत में सोने का निर्यात होने लगा, जो ब्रिटेन अपने कम हो रहे सोने को पूरा करने के लिए कर रहा था। इसी समय में क्या हुआ था कि सोने का निर्यात बहुत ज़्यादा ब्रिटेन से यहाँ पर होने लगा था। सोने को पूरा यहाँ पर जो उसका कम हो रहा था पैसा ब्रिटेन वालों का, उस कम हो रहे पैसे को पूरा करने के लिए सोना मंगाया जा रहा था। इसी परिप्रेक्ष्य में हम यह भी कह सकते हैं कि इस मंदी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको पता है कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। तो यह लगभग 32 मिनट का वीडियो हो गया है। आगे का हम लोग कल देखेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। विश्व बाजार के आलोक में बदलते अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो यह हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।